acquired by Mahmood Khan Achakzai 119, votes acquired by Asif Ali Zardari 255. सो कॉल्ड एक सदारती इंतखाब हो रहा है। इस सदारती इंतखाब को हम लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे उम्मीदवार जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने भी कल इसको इसी जगह से डिक्लेयर किया था कि हाउस नामुकम्मल है। वेलकम टू न्यूज़लाइन में हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सदर के इंतखाब में जरदारी की अक्सरियत रही भारी। मुल्क के 14वें सदर बनने वाले आसिफ अली जरदारी वो पहली शख्सियत हैं जो दूसरी बार सदर मुमलिकत जो है वो बने हैं। जरदारी साहब ने चारों सूबाई असेंबलीज, कौमी असेंबली और सेनेट से मजमूई तौर पर 411 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई ने 180 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं। यूँ हुकूमती इत्तेहाद के जरदारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर काफ़ी भारी पड़े हैं। JUIFA और जमात इस्लामी ने सदारती इंतखाब का बॉयकॉट किया है। महमूद खान अचकजई जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनको वहाँ की सूबाई असेंबली से एक भी वोट नहीं पड़ा। कौमी और सूबाई असेंबलियों के क़याम के जो बाद वज़ीर आज़म और वज़राए आला और सदर सभी का इंतखाब जो है वो हो गया है। सेनेट के इंतखाब की भी तैयारियां जो हैं उस वक्त ज़ोरों शोर पर हैं, लेकिन ताहाल वफाकी काबीना के नाम अभी सामने नहीं आए हैं और अभी भी आइंदा 24 घंटे में काबीना के नामों का ऐलान मुतवक्के है। नून को वजारत उज़्मा और PP को सदारत की कुर्सी तो जो है वो मिल चुकी है, उसके बाद भी दोनों काबीना में इकट्ठे होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुल्क को जितनी जल्दी एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, उससे ये डिमांड करती है कि ये नाम जल्दी से जल्दी जो है वो सामने आए और ये अहम मामला जो है वो इस पर जो है वो ताहाल कोई पेशरफ्त हो। लेकिन ये पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही, और ख़ास तौर पर ये कि तजर्बाकारों की हुकूमत के लिए जो है वो आखिर ये क्यों एक मुश्किल अमर बना हुआ है। दूसरी जानिब खबरें ये भी हैं कि वजारत ख़जाना, खारजा और दाखिला तीनों अहम वजारतों पर किसी भी सियासी शख्सियत की नामजदगी नहीं हो रही। डार साहब के तमाम तर तजर्बों के बावजूद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का नाम ज़ेर गर्दिश है। जलील अब्बास जिलानी के मुशीर खारजा और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की विफाक में बतौर वज़ीर दाखिला आमद की खबरें भी गर्म हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ PTI है जो तमाम तर गिले शिकवों के बावजूद इस वक्त जो है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में भरपूर हिस्सा ले रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर PTI के धांधली इल्ज़ामात को किसी न किसी तरह न एड्रेस किया गया तो क्या फिर PTI एहतजाज की राह पकड़ सकती है? ये सब सवाल हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने आज रखेंगे। बड़े दिनों बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन साहब वेलकम बैक। साथ ही साथ हमारे साथ अता तारड़ साहब जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, लेकिन उससे पहले आज महमूद खान अचकजई ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, ज़रा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इलेक्शन हुए, बड़े अच्छे माहौल में हुए। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। लेकिन बाज़ ऐसे लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत करते हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस साइड पे हूँ। ये एक नए दौर का आगाज है, न्यू ईरा इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, के जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। पंजाब में उनकी पार्टी के जितने लोग थे उन्होंने अपने वोट दिए। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ज़ैन साहब बड़ी अच्छी बातें की हैं महमूद खान अचकजई साहब ने। पहले तो दो चीज़ें क्लियर कर दें, ऑब्वियसली आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, ये उनकी इनफरादी कैपेसिटी में बातें हैं या ये जो है ये जो आप लोगों का एक ओवरऑल व्यू पॉइंट है वो है, और साथ ही साथ ये कि अगर ये एक न्यू बिगिनिंग है तो ऑब्वियसली फिर ये सेनेट में जो परसों इलेक्शन है उसमें भी जो है वो नज़र आएगी। सो देन यू आर होपफुल कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं अब, या उनका आगाज़ हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम में बुलाया, आपका शुक्रिया। देखिए अचकजई साहब ने जो पहली भी तकरीर की थी तो उनमें उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की थी, बट उसका ईथॉस यही था कि हम एक नए बाब का रकम करना है, हम एक नए वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SIC ने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बना के अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा, और आज उनकी गुफ्तगू से भी आपको नजर आया
कि जो एक तनकीद की जाती थी तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी ये धरना खेलते हैं, ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का और जमहूरियत का साथ नहीं देते, अब आप देख रहे हैं जो मैंने कई बार बात की है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नज़र आएगी एक क्रेडिबल और एक कॉम्पिटेंट अपोजिशन का, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करते हुए। तो वो हम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा क्लेम है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है, उसके ऊपर हम अभी भी वहाँ पर स्टैंड करते हैं। हम फ्लोर द हाउस पे भी एहतजाज कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और हम संडे को वैसे भी एहतजाज पावर जो है उसके ऊपर भी कर रहे हैं, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। बट हैविंग सेड दैट, एहतजाज अपनी जगह पे, हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का भी पूरा हिस्सा ले रहे हैं और अपना एक मुस्बत रोल उसके अंदर अदा कर रहे हैं। और आई थिंक जो अजय साहब ने बातें की हैं वो उसकी एक अक्कासी कर रहे हैं। बिल्कुल, बट पॉइंट ये है कि अब परसों जो है वो सेनेट इलेक्शन लेस देन कुछ ही घंटे जो हैं वो रह गए हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 36 आवर्स यू कुड से। सो हैविंग सेड दैट, क्या ये समझा जाए कि एक न्यू बिगिनिंग है और आप लोगों को भी इस चीज़ का जो है वो इस पे कॉन्फिडेंस है कि दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, और सेनेट में भी हमें इसी तरह की बातें जो हैं वो आपकी तरफ से आएंगी, ना कि ये कि पैसा चल गया और हमारा सेनेटर यहाँ चला गया, हमारे लोगों ने इधर वोट दे दिया, खरीद लिया हमारे लोगों को। देखिए डॉक्टर साहब, कबल इस वक्त मैं बात कर नहीं सकता, जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा उसमें क्या होता है। इट इज़ मोस्ट डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। क्या ये न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी बिगिनिंग है? नहीं। क्या इस बिगिनिंग के अंदर हमें खदशात नहीं हैं? बिल्कुल हैं। क्या हमारा मैंडेट नहीं चुराया गया? बिल्कुल चुराया गया है। हमारे समझने में हमारे ऊपर 2 दफ़ा डाका डाला है। पहला डाका डाला हमारी कौमी असेंबली की सीटों के ऊपर, 80 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो हम समझते हैं कौमी असेंबली में हमारी होनी चाहिए थी। दूसरा डाका डाला हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर, 23 सीटें हमारी वो निकल गई। 100 से ज़्यादा सीटों के ऊपर डाका डाला। वो महाज अपनी जगह पे, वो जंग अपनी जगह पे, बट जैसे मैंने पहले कहा, बिकॉज हम समझते हैं कि नई बिगिनिंग है और इस बिगिनिंग के अंदर हमने अपना रोल अदा करना है। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को एक आग का दरिया अबूर करके वोट दिया है। इस दफ़ा जूती के निशान पे, चिमटे के निशान पे, बैंगन के निशान पे जो वोट दिए, वी ओव इट टू देम। जो हम चुराए हुए मैंडेट की भी बात कर रहे हैं, ये उनका कर्ज है हमारे ऊपर। और उन्होंने कहा है कि हमने ये मैंडेट इमरान खान को दिया था, हकीकी आज़ादी को दिया था, अब आपने ऐवानों में जाकर हमारी नुमाइंदगी करनी है, तो हम वो भी कर रहे हैं। सो जो आप लोग तनकीद किया करते थे तहरीक इंसाफ के ऊपर, होपफुली आप भी इस न्यू बिगिनिंग में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ एक नए रूप में और एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रूप में। आई होप सो। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब मुल्क के मफाद का मसला हो, अगर कोई एयर स्ट्राइक हो गई हो या कोई अगर इस तरह का मसला हो, तो जिस तरह माजी में था कि नहीं मैं तो नहीं बात करूंगा चोर डाकुओं से, और कोई नहीं आता था वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे उस वक्त के, तो आई होप कि जब मुल्क के एग्जिस्टेंशियल इश्यूज़ हैं या जो मुल्क को क्राइसिस इस वक्त दो चार हैं, उस पर कम से कम हमारी सारी सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। अता तार साहब की तरफ चलती हूँ। अता साहब, सेनेट इलेक्शन जो है वो आ रहा है, ये मुझे बताइए कि एक न्यू एरा, न्यू बिगिनिंग होगी या पुराना वतीरा होगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं पहले तो ये समझता हूँ कि बड़ा लायके तहसीन है कि इधर जैन कुरैशी साहब बैठे, इनकी जमात ने हिस्सा लिया स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, वजीर आजम के इलेक्शन में और अब सदारती इलेक्शन में। तो ये जो जमहूरियत का तसलसल है और सिस्टम का चलना है वो दोनों साइड्स ऑफ द हाउस से चलता है, और ये हिस्सा लेते रहेंगे तो जमहूरियत आगे बढ़ती रहेगी, निजाम चलता रहेगा। तो ये इस मुल्क के लिए एक अच्छी चीज है, इस मुल्क की सियासत के लिए अच्छी चीज है, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अच्छी चीज है। मगर मैं एक चीज से जरूर डिसएग्री करूंगा, जिन्होंने डाके गिनवाए, काश ये 2018 के डाके का भी गिनवा देते कि जब इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन के बाद पार्लियामानी पार्टी मीटिंग बुलाई तो उधर एक एमएनए साहब इलेक्ट होके आए थे, उन्होंने कहा तुम भी जीत गए हो, तो उनको भी यकीन आया कि ये बंदा भी जीत गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर इनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, डाका एक डाला गया था, हिस्ट्री तो फिर वहां से शुरू करें या उससे भी पीछे से शुरू करना चाहते हैं जरूर करें, मगर 2018 के डाके ने इस मुल्क में हिस्ट्री का कोर्स चेंज किया, पॉलिटिक्स का कोर्स चेंज किया, और मुल्क के आज ये हालात कभी भी ना होते अगर 2018 में हमारा मैंडेट चोरी ना किया जाता। तो जब भी कोई आजादाना कमीशन बनेगा, जब भी कोई तहकीकात होंगी, तो मामला 2018 वाला भी जो है वो गौर तलब है और हल तलब भी है। उसने जन्म दिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो आज तक कंटिन्यू कर रही हैं। जहां तक सेनेट इलेक्शन की बात है, बड़ा कोइंसिडेंस है, हसीन इत्तेफाक है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिस सीट पे इलेक्शन होने जा रहा है, जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो एक पोलिंग एजेंट जैन साहब थे, दूसरा पोलिंग एजेंट मैं था।
और मैंने वहां से थम्स अप का इशारा किया था जब गिलानी साहब जीते थे। तो इस दफा भी वही इलेक्शन है, मगर देखिए मैं नहीं समझता कि कोई पैसे का इस्तेमाल होगा, कोई इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होगा। आज भी बड़े शफाफ तरीके से, हालांकि सीक्रेट बैलेट था, मगर दोनों साइड्स बड़ी क्लियर थी, दोनों साइड्स के लोग बड़े कमिटेड थे और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को वोट डाले हैं और नंबर उसी तरह निकले हैं जिस तरह तवक्को थी। तो ये एक अच्छा रुझान है, मुस्बत रुझान है, एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स है और हमारी तरफ से भी यही कोशिश होगी कि यही आगे जो है वो रिवाज बने और हम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, कन्वेंशंस को जिंदा रखें। देखिए हम नस्ल ये देखते आए हैं, मेरे दादा 97 में सेनेटर थे, तो मुझे याद है कि वो बकायदा जब स्पीकर के सामने या चेयरमैन सेनेट के सामने जाते थे तो एक ट्रेडिशन था उसको बाव करने का, जिस तरह जज के सामने आप जब जाते हैं। अब तो हाउस में अजीब और गरीब लोग मौजूद हैं, जो कोई सिगरेट लगा लेता है, कोई गालम गलोच करता है, कोई नारे लगाता है। आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदगी बड़ी एम्बैरसमेंट थी जिस तरीके से चलाया जा रहा था। हमें नॉर्म्स को जिंदा रखना है, हमें रिवायात को जिंदा रखना है और हमें एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाना है जैसे हमें मिला था उससे। तो मेरा ख्याल है सेनेट का इलेक्शन एक अच्छा इलेक्शन होगा, जमहूरी इलेक्शन होगा और शफाफ और इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला। राइट, चले उम्मीद है कि साफ, शफाफ और अच्छा इलेक्शन हो, जिस तरह न्यू बिगिनिंग्स की बात की जा रही है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। कुंडी साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी हम बात करेंगे, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज न्यू बिगिनिंग्स की बात की, एक नए दौर की बात की, तो नए दौर का जो अगली कड़ी आ रही है वो जो लिटमस टेस्ट होगा, इफ आई मे से सो, विल बी द सेनेट इलेक्शन। सेनेट इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि दबाव और पैसा जो है वो खत्म होगा और अब लोग सिर्फ ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और वो कोट अनकोट वाला ज़मीर नहीं, एक्चुअल वाला ज़मीर की सिर्फ आवाज़ सुनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, आज एक बड़ा तारीखी दिन था। आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफा सिविलियन प्रेसिडेंट बने इस मुल्क के। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ महमूद अचकज़ई साहब को, जिन्होंने कहा कि जो है मैं इलेक्शन को तस्लीम भी करता हूँ और मुबारकबाद भी दी। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा गेस्चर है और आइंदा इलेक्शन में भी, चाहे वो सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन है, चाहे वो सेनेट का नॉर्मल जो सेनेट का इलेक्शन है जो कि अगले महीने होना है, एक अच्छी शुरुआत उसके लिए है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जो है वो उसमें जो है फ्यूचर होगा इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से। और मैं जो प्रेसिडेंसी में जब जरदारी साहब बैठेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ कि सबको, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, सबको मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और इस मुल्क को जो है बहरानों से और इस मुल्क को निकालने के लिए एक चार्टर का साइन करना पड़ेगा। चले, लेट्स होप कि ये जो पॉजिटिव चीज़ें अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, ये ना हो कि परसों के बाद फिर एक जो है वो एक नाजेबा अल्फाज की जो है वो एक लहर चले और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो चलती जाएं। बंदे डिपेंड करता है। आपने तीनों गेस्ट आज बुलाए हैं, हम बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं, तमीज तरीके से, तमद्दन से बात कर रहे हैं। यहाँ आप एक फसादी बिठा दें, पूरा पैनल डिस्टर्ब होगा और एक दूसरे के बदस्तों गिरेबान हो जाएंगे हम लोग। लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ऐवानों में तो हम ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना। वो तो पब्लिक जो है वो जो जिसको भेजती है, फिर चाहे कोई सिगरेट लगाए या कोई गालियां दे, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसका, या एक दूसरे पे जो है वो अब क्या, मतलब माजी में क्या नहीं होता आया। बट लेट्स होप कि ये जो एक माहौल यहाँ पे मिल रहा है ये इसकी अक्कासी जो है वो हाउस में भी हो। अच्छा जैन साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अभी जो कोई प्रेशर या जो भी हम बात कर रहे थे, जो अभी ये इस पे बात हो रही थी कि जी पैसा चलेगा, प्रेशर चलेगा, कोई खदशा है इस बारे में आपको भी या ख़त्म हो गया है? देख डॉक्टर साहब, मैंने पहले कहा कि कबल इस वक्त तो कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन अगर माजी देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली माजी की ये रवायात रही हैं। अता साहब फरमा रहे हैं कि पिछले सेनेट के इलेक्शन में ये और मैं दोनों पोलिंग एजेंट से दुरुस्त फरमा रहे हैं, बट ये फैक्ट है कि पिछले इलेक्शन में काइट फोल्ड सिखाए गए थे लोगों को। ये फैक्ट है कि वीडियोस मंजर आम पे आई थी। ये फैक्ट है कि लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई थी। अल्लाह करे, ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे वोट्स जो उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था और पता भी नहीं था कि क्यों है। आपको याद है वो भी? एब्सोल्युटली। सो पॉइंट ये है कि हम तो चाहते हैं
अगेन वही वाली बात हो रही है कि अगर एक नया बाब रकम हो रहा है और एक नया हमने शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत, जहां तक ऑपोजिशन के एमएनएस का ताल्लुक है या तहरीक इंसाफ के एमएनएस का ताल्लुक है, तो ये तो मैं वमागे दोहल कहूँगा कि कोशिश बहुत हुई है, हमारे मेंबर्स को ज़दोकोब भी किया गया है, इन्फ्लुएंस भी किया गया है, प्रेशर भी डाला गया है, लालच भी दी गई है। पर जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था उसका आंसर इसमें भी आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए जिस आग के दरिया को भूर करके आया है ना, अब वो अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। उसको भी पता है कि वो अपने से एक बड़े मकसद के लिए आया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से डर के मैं ये दावा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह पीटीआई का कोई भी एमएनए नहीं बिकेगा, कोई भी एमपीए नहीं बिकेगा। अच्छी शुरुआत हुई है, पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अल्लाह करे हमारी सियासत से ये फैसले का इन्फ्लुएंस, ये जो वोट खरीदने का एक मंडी लगती है, ये ना लगे और साफ शफाफ इलेक्शन हो, हर कोई अपने ज़मीर के, अपने आइडियोलॉजी के बेस कोट वाला ज़मीर नहीं, असल वाले ज़मीर के ऊपर वोट दें। तो ये तो एक खुशाइन चीज़ है और इसको हमें सराहना चाहिए। अता साहब ने जैसे कहा, ताली दो हाथ से बजती है और ये मेरे ख्याल से लीडरशिप के ऊपर होता है कि वो अपनी पार्टी को कैसे कंट्रोल करती है। बट जैसे मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ तो इन्हीं के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, जब हम हुकूमत में थे तो ये कहा करते थे कि ओनस ज़्यादा हुकूमत के ऊपर होता है, बुर्दबारी हुकूमत को दिखानी होती है, पहला कदम उनको बढ़ाना होता है। और इंशाल्लाह अगर ये must lead by example and if they do, inshallah we will meet them halfway on matters of principle and on matters of national security। जहां हमारे खदशात होंगे वहां हम अगेन एक अच्छी मुस्बत ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। अच्छी मुस्बत ऑपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। हम अगर तनकीद करेंगे तो बराए इस्लाह करेंगे और अगर एहतजाज करेंगे तो वो भी आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। राइट। अच्छा अता साहब, अभी बात बार बार ये हो रही है कि मुल्क को बहुत मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, इकॉनमी का एक बहुत बड़ा मसला है, इकॉनमी चलेगी तो हम कहीं आगे जो है वो जा सकेंगे। ऐसे में आपसे आई एम श्योर ऑन अ डेली बेसिस ये सवाल हो रहा है कि फिर ये कैबिनेट क्यों नहीं बन रही? कहाँ जो है वो ये कहा जा रहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने सूनी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, सबको टास्क दे दी, तुम मुझे ये बताओ इधर क्या हो रहा है, कैसे रिलीफ दे सकते हैं, तुम मुझे इस मिनिस्ट्री का बताओ, तुम मुझे उस मिनिस्ट्री का बताओ। बट व्हाई हैज द प्राइम मिनिस्टर बीन अनएबल टू फॉर्म हिज कैबिनेट? देखिए, पहले तो मैं जैन साहब ने जो जिस बात का इजहार किया और जिस राय का इजहार किया, मैं उसको रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ कि बिल्कुल वील मीट हिम हाफवे। हमारी जो अपोजिशन है, बुर्दबारी का, तहम्मुल का, बड़े दिल का मुजाहरा हमें करना है। हमें इस बात का इदराक भी है, इस बात की समझ भी है। और अगर ये सोच दोनों तरफ रही और मुस्बत सोच रही तो ये सिस्टम चलेगा, मामलात आगे बढ़ेंगे। और देखिए, वक्त का धारा है, कल ये इधर बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज हम इधर बैठे हैं, वो उधर बैठे हैं, तो ये वक्त एक सा नहीं रहता। हमें इस बात का अंदाजा भी है, इदराक भी। जो बात आपने की, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुशावरत का जो अमल है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। उसमें ऑब्वियसली हमारे इत्तेहादी भी हैं, पार्टी के अंदर की भी मुशावरत है। और डॉक्टर साहब, आइंदा 24 घंटों के अंदर इम्कान ये है, उम्मीद ये है कि काबीना के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। संजीदा लोगों पर मबनी ये एक मुख्तसर काबीना होगी, जो मुझे अभी तक पता चला है। इसमें मजीद ताखीर नहीं होगी। देखिए, एक मरहला था ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी, पूरी एनर्जी लगती है, लोगों को इकट्ठा करना होता है। हमारे डिनर चल रहे थे, हमारी मीटिंग्स चल रही थी, उसका नतीजा निकल आया। तो ये चीज फेज वाइज होती है। तो हमें अभी 3 दिन हुए हैं हुकूमत संभाले हुए, और अगर आइंदा 24 घंटों में काबीना का ऐलान इंशाल्लाह ताला हो जाता है और एक अच्छी और मुख्तसर काबीना का ऐलान हो जाता है, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और हर पोर्टफोलियो पे देखिए, ये टाइम लोगों को ओबलाइज करने का नहीं है, ठीक है, ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है। ये टाइम है कि आप राइट मैन और राइट वुमन फॉर द राइट जॉब लगाएं, उनसे काम लें। ये संजीदा मामला है, बहुत बड़ी कैबिनेट ये मुल्क अफोर्ड नहीं करता, और पॉलिटिकल अकोमोडेशन होनी चाहिए, होती है, मगर दफा ज्यादा फोकस ये होगा कि काम कैसे चलना है, चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मईशत को करना है, इस पे मबनी फैसले। मगर राइट मैन फॉर यू जी, राइट मैन फॉर द 24-28 घंटे से मामला आगे नहीं जाएगा। चले, लेट्स होप सो, बिकॉज ये पिछले कोई 3-4 दिन से जो आपके डिफरेंट लोग टॉक शोज में आ रहे हैं यही बात कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आपने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इस दफा बड़े टेक्नोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं और बड़े अहम पोर्टफोलियोज पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब के आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पार्टी में उन पोर्टफोलियोज के लिए राइट मैन नहीं मिला,
इसलिए मोहसिन नकवी साहब दाखिला के लिए जो है वो उनका नाम सरगर्म है। इसी तरह डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री उनकी एक जो है वो उसमें एक बहुत बड़ी से रही है, उसमें बहुत बड़ा जो है उनका किरदार रहा है हर हुकूमत में आपकी, उसमें जो है वो मोहम्मद औरंगजेब साहब का जो है वो नाम आ रहा है। तो वुड इट बी राइट टू से दैट परहैप्स दीज पीपल या अगर ये आ जाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर चॉइस है एज कम्पेयर टू दोज इन योर पार्टी एट द मोमेंट? देखिए, हर गवर्नमेंट जब भी काबीना बनती है वो सियासतदानों का और टेक्नोक्रेट्स का एक संगम होता है, और मैं ये समझता हूं कि हर गवर्नमेंट में हमेशा टेक्नोक्रेट्स का एक रोल रहा है। तो मैं अभी कंफर्म तो नहीं कर सकता कि कौन कौन टेक्नोक्रेट हमारी काबीना में शामिल होगा, मगर मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ये काबीना भी, इसमें सियासतदान भी होंगे, टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, और ये मिलजुल के काम चलेगा। देखिए, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो जहां से भी मिले, स्किल जहां से भी मिले, महारत जो भी रखे, उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो हाईएस्ट लेवल पे अगर परफॉर्म करने की कैपेसिटी और सलाहियत रखता है या रखती है तो उनको जरूर शामिल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लोग भी होंगे, टेक्नोक्रेट्स भी होंगे, यंग भी होंगे, एक्सपीरियंस भी लोग होंगे, तो ये हर तरह का एक बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है। अता साहब, अलाउ मी टू इंटरजेक्ट। इसका मतलब कि अगर अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं उनको मिल जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये फिर एक तरह से ये कंसीड किया जा रहा है कि ही इज़ द राइट पर्सन, डार साहब से उनका बेहतर जो है वो पोर्टफोलियो है, इन टर्म्स ही कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर। बट साथ फ्लिप साइड पे डार साहब को अगर खारजा मिल जाती है तो उसमें उनका क्या उसका फोटे है, ये भी मतलब ये अगर हाइपोथेटिकली बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आप भी इससे बहुत वाकिफ होंगे, ये नाम जो है वो रूमर्स अराइव दैट दीस पीपल आर गोइंग टू बी इन द कैबिनेट, लाइकवाइज मोहसिन नकवी साहब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये, देखिए, डार साहब की अगर आप बात करें, डार साहब 90s में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज उन्होंने होल्ड किए हैं, हमारी पार्टी के सीनियर तरीन रुकन हैं, और वो मशावरत में शामिल होते हैं जहां पे ये फैसले होते हैं कि को क्या पोर्टफोलियो कलमदान सौंपा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट ऑब्वियसली अगर मुशावरत के अमल के नतीजे में कोई नाम सामने आता है फाइनेंस के लिए और डार साहब उस पर एग्री करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अगर ये खारजा वाली बात दुरुस्त निकलती है, अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो बात ये है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है। उन्होंने पिछली 3 दहाइयों में बहुत डील किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, मुमालिक के सरबराहान के साथ भी, डिप्लोमैट्स के साथ भी। तो जो भी होगा, आई थिंक एक अच्छी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगी। बट देन दिस वुड आल्सो से कि इसका मतलब कि जो उनका पुराना पोर्टफोलियो है जिसको उनका फोटे समझा जाता है, वो उनके लिए अब जो है वो अवेलेबल नहीं है, या उनसे बेहतर जो है वो ऑप्शन आ गई। बट अगर ये बता दीजिए मोहसिन नकवी साहब के क्या इसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ है वीज़ावी, अगर अगेन हाइपोथेटिकल वज़ीर दाखिला का नाम अगर उनका आता है, मतलब वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, दैट इन इटसेल्फ बहुत उन पर कंट्रोवर्सी जो है वो चली, और साथ उनका नाम अगर आ जाता है और ये इस पोर्टफोलियो पर आते हैं, तो क्या उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है? देखिए, मैं ना तो इसको आप हाइपोथेटिकली बात करी, वेरी स्मार्ट ऑफ यू, मैं बिल्कुल ना तो इसको कंफर्म कर सकता हूँ ना डिनाई कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है नकवी साहब के हवाले से। मगर देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने, उनकी सिलेक्शन क्यों हुई बतौर वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि हमारा और पीटीआई का कंसेंसस उन 3 नामों पे नहीं हो सका जो हमने दिए या पीटीआई ने दिए। अगर अग्री जाता तो शायद किसी और पे कंसेंसस हो जाता। मोहसिन नकवी साहब ने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, बाहर से आए थे, सीएनएन के कॉरेस्पॉन्डेंट थे किसी जमाने में, बट आके उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की, एक बिजनेस भी किया, बतौर निगरान वज़ीर आला के उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ। आगे अब चले आपके पास अता तार साहब, आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो ना हो ये बता दीजिए, आप इन्फॉर्मेशन में तो आ रहे हैं ना, ये तो जैन भाई भी इस वक्त जो है वो एक्चुअल पार्टी जो काम लेना चाहेगी, पार्टी मुझे इन्फॉर्मेशन देती है, नहीं देती, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाती है, एसएपीएम बनाती है। मैंने देखिए, मेरे लिए मैटर नहीं करता,
बिल्कुल। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने काम करना है, हमने डिलीवर करना है। जब मैंने आपसे पूछा था ना, जब मैंने आपसे लाहौर के हल्के का पूछा था आपको टिकट मिल रही है, एग्जैक्ट आपने यही जवाब दिया था, तो मैं चले इसको ना एक टैसिट यस ही समझ रही थी। ऑनेस्टली जो हालात है मुल्क में, मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफर किया, मैंने कहा जी मैं कतई नहीं चाहता कि कोई बड़ी काबीना हो, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आई एम विलिंग टू सिट आउट। अगर आपको आप समझते हैं मैं कोई काम कर सकता हूँ, कहीं मेहनत कर सकता हूँ, जिस रैंक पे जिस पोजीशन पे आप काम लेना चाहेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क के लिए, उसके लिए हम हाजिर। ये मराद देने का, अपने साथ टाइटल्स लगाने का वक्त। सही। अच्छा कुंडी साहब ये बताइए कि अभी भी जो है ये मेरा ख्याल है, सॉरी समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप अता साहब? आपने गवर्नर कुंडी साहब कहा या वैसे कुंडी साहब? नहीं, मैंने कहा फैसल करीम कुंडी साहब, मैंने कहा कुंडी साहब नहीं, गवर्नर नहीं कहा। नहीं, आपके पास ये कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप दे रहे हैं तो हमें ये नहीं पता, या फ्रॉइडियन स्लिप कोई हो तो मुझे नहीं पता। चले ठीक। कुंडी साहब ये बता दीजिए कि बड़ी इस वक्त जो है वो अभी भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले, क्या इसकी कोई अभी भी ऑप्शन या इसकी पॉसिबिलिटी है अभी? सॉरी कौन पार्टी ज्वाइन कर ले? पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट ज्वाइन कर ले, कोई पॉसिबिलिटी, कोई ऑप्शन है? देखें पॉलिटिक्स में कोई जो है वो हर पे आखिर नहीं होता। इस वक्त हमने जो है फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है कैबिनेट ज्वाइन करने का। जैसे तारक साहब ने कहा कि इनकी बड़ी छोटी कैबिनेट होगी, कोई वो नहीं होगा कि हम फलां को ओबलाइज कर रहे हैं, फलां इत्यादी को ओबलाइज कर रहे हैं। पिछले जो 16 महीने की जो प्रॉब्लम ये था कि इत्यादियों को ओबलाइज करना, 12-13 जमाते हैं, फिर उसमें कैबिनेट का इतना लंबा चौड़ा होना, फ्री डिसीजन नहीं होना। तो इसलिए जो है अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे या हमारे पास कोई और ऐसे ओहदे होंगे, कोशिश ओहदे होंगे, तो हम क्यों नहीं हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? हम हुकूमत के हिस्से ही होंगे किस्म के। लेकिन कैबिनेट हम फिलहाल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। और मैं जैन साहब की भी बड़े उसको अप्रिशिएट करके उन्होंने बातें की। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर हम एक दूसरे की किरदार कशी करें, गालम गलोच करें, तो हमें बुरे लगते हैं। अगर हम मतलब है कि हमें एक वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, हमें माजी को भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आज मैं मतलब है कि खुदा न खास्ता मैं किसी लीडरशिप को गालियाँ निकालूं तो उसके रिप्लाई में मुझे ये नहीं होगा कि मुझे कोई अच्छी बातें करेगा, वही चीज़ होगी और माहौल ख़राब होगा। मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त इस सूरत हाल में है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें माजी को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अगर आज किसी चीज़ पे एतराज़ात हैं, आज वो फॉर्म है पार्लियामेंट, उसमें हमें कानूनसाजी करनी चाहिए ताकि अगले इलेक्शन में वो चीजें हो जो आज जिसका आज हम रोनर हो रहे हैं। अच्छा आपने शायद तो सुना नहीं, लेकिन मैंने तो आपको कहा फैसल करीम कुंडी साहब, अता साहब ने कहा कि आपने क्या कहा गवर्नर कुंडी साहब, जरा इसकी भी कोई वजाहत कर दें। कुछ गवर्नर बनने तो नहीं जा रहे आप? नहीं सच कोई ऐसी बात नहीं है। और लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, अब आगे क्या आप जुमला कहेंगे? गवर्नर पंजाब और केपी जो है वो पीपल्स पार्टी के उसमें आया है और पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और प्रेसिडेंट साहब जब कल ओथ लेंगे उसके बाद उन्होंने कैबिनेट का भी फैसला करना है, सिंध का और बलूचिस्तान का, और दोनों गवर्नर्स का भी फैसला करना, और ये पार्टी की प्रेरोगेटिव है तो जिसको बनाए। चले देखते हैं। जैन साहब आप मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे ये बताइए कि दो पार्टीज सीनियर मतलब 3-3, 4-4 उन्होंने जो है वो टर्म्स जो है वो गुजारी हैं, अगर पिछला भी काउंट कर लें, और टेक्नोक्रेट्स को इस तरह की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देना, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? डॉक्टर साहब मैं अता की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। मैं तो डे 1 से कहता था ये PDM 2.0 है, तो 2.0 का होने न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन है ये PTM का। और एज विद एवरीथिंग एल्स हर चीज़ आजकल हाइब्रिड मॉडल पे चल रही है, गाड़ी भी हाइब्रिड, बीज भी हाइब्रिड, हुकूमत भी हाइब्रिड उन्होंने कर दी है। देखिए टेक्नोक्रेट्स हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हमेशा होते हैं, बट ये जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान में द बिग 5, तो आपने बिग 5 में से 3 उठा के टेक्नोक्रेट्स को दे दी है। अगर एलिजिडली अगर यही खबर सुनने में आती है कि औरंगजेब साहब को अगर फाइनेंस देते हैं, ही वाज हेडिंग HBL, ही इज अ फिनोमिनल बैंकर, ही हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन, बट उनको क्यों यहाँ आने की जरूरत पड़ी जब डार साहब के होते हुए इतनी एक्सपर्ट, IMF एक्सपर्ट भी वो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी वो, उनकी क्यों जरूरत पड़ी? मोहसिन नकवी साहब को उनकी जो उन्होंने आला कारकर्दगी एज CM की है उसके लिए एडिक्वेटली उनको अकोमोडेट कर दिया था चेयरमैन PCB।
तो वो अभी भी चेयरमैन दोनों पोर्टफोलियोज रखेंगे। माय पॉइंट एग्जैक्टली कि ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो चेयरमैन पीसीबी का भी रोल निभाएंगे और फिर इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान भी करेंगे। वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उन्होंने अता साहब ने इस तरह का मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उन्होंने बहुत जो है वो पाकिस्तान की क्या राणा सनाउल्लाह को कह रहे हैं कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है, इतना उन्होंने अच्छी तरह पहले रोल अदा किया था, दीगर इनकी जमातों में इतने अच्छे रोल है। सेम इज द केस विद द फॉरेन ऑफिस। ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। जलील अब्बास जिलानी साहब अगेन इज अ वेरी सीनियर डिप्लोमेट, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, बट इनके पास ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, दीगर इनके पास लोग क्या कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, दीगर लोग इनके पास थे जो पहले ये पोर्टफोलियो कर सकें। सो दे डिडंट नीड टू गो इनटू सच अ हाइब्रिड मॉडल। बट पीपल्स पार्टी का आप ये कह रही हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं, फैसल भाई मेरी बात से नहीं एग्री करते, हम दोनों एक प्रोग्राम में पहले भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काबीना का हिस्सा होगी, आज होगी, कल होगी, परसों होगी। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि सारे अच्छे पोर्टफोलियो तो हमने बांट दिए, सारे अच्छे पोर्टफोलियो टेक्नोक्रेट्स को दे दिए, अब पीपल्स पार्टी बेचारी आए तो आके क्या ले इनसे आके। बट ये काम ऐसे नहीं चलने वाला। जैसे ही आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे, जैसे ही आप बजट में जाएंगे, जैसे ही फिस्कल स्पेस तंग होगी और पब्लिक प्रेशर आएगा, यही मियां शहबाज शरीफ साहब जो है पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ रिक्वेस्ट, आई थिंक ही विल मेक श्योर कि इस डूबती हुई किश्ती में वो भी बराबर के शरीक हो और पीपल्स पार्टी को पोर्टफोलियो लेने पड़ेंगे। देखिए ये हो नहीं सकता, सदारत भी आप ले लें, चेयरमैन सेनेट भी आप ले लें, हाँ गवर्नर्स भी, मेरे भाई फैसल करीम कुंडी को गवर्नर भी आप बना दें, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग आए तो उसमें आप हिस्सेदार ना हो। इट इज डेट्रीमेंटल टू PMLN's कॉज, और PMLN कभी भी अफोर्ड नहीं करेगी। और ऑलरेडी PMLN ने बहुत पॉलिटिकल कैपिटल इस पे जो है वो बर्न किया है, बहुत कैपिटल बर्न ज्यादा इनका बर्न हुआ है, और आपको पता है कि आने वाले दिनों में वो ज्यादा बर्न होगा, और वो जब उसका सेक आएगा तो फिर ये मजबूरन पीपल्स पार्टी को भी इस हुकूमत को चलाने के लिए, या दूसरी ऑप्शन ये हुकूमत घर चली जाए और पटाखा बोल जाए, वो तो हो सकता है। अगर पटाखा नहीं बुलाना और हुकूमत चलाना है तो मजबूरन पीपल्स पार्टी को भी इस काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा। What do you foresee? Do you think because आप बड़े जो हैं वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जहाँ मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, आप उनके साथ जो है वो मिल रहे हैं और आप मीटिंग्स का भी हिस्सा होते हैं, पीपल्स पार्टी आएगी या नहीं आएगी? देखिए फिलहाल तो इनका इरादा नहीं लगता। हमने तो इनको पहले भी पेशकश की थी, मगर इन्होंने आईनी ओहदों पर सेटल किया, तो ऑब्वियसली सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती और खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए और इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। मगर अभी तक की जो मालूमात हैं और अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मैंने वैसे अता को कहा, मैंने कहा अता को पहले भी पीपल्स पार्टी काबीना में आती नजर नहीं आती, और जो अगले 24 या 28 घंटों में नाम अनाउंस होंगे उसमें भी पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। बाद में इनका कोई इरादा बन जाए या हमारे जैसे जैन कह रहे हैं, बजट के बाद, ये पेशेंट हुई मैं आज कह रहा हूं 6 months down the line, 1 year down the line, उस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर फिलहाल काबीना में इनकी शमूलियत नहीं है। फिलहाल शमूलियत नहीं है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से आई है, ज़रा वो सुन लेते हैं पहले और फिर उस पर जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। पार्लियामेंट ने की सब ये, जब जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। अच्छा, जस्ट फॉर बैकग्राउंड ये बात हो रही थी आसिफ अली जरदारी साहब से 18वीं तरमीम पर कि 18वीं तरमीम क्या जो है वो रोल बैक हो सकती है, तो उस पर उनका जवाब ये था कि ये हमने तजवीज़ दी थी, पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से ये पास की थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें भी यही जो है वो गिला होता था कि सारे इख्तियार, सारा जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो तो सूबों की तरफ जा रहा है, हमारे हिस्से में सिर्फ जो है वो कर्ज आता है, तो हम डिलीवर उस तरह नहीं कर सकते। फैसल करीम कुंडी साहब, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है बड़ा स्ट्रॉन्च और बड़ा जो है वो स्ट्रिंजेंट इस पर पॉइंट ऑफ व्यू था और ये कहा जाता था 18वीं तरमीम हमारी रेड लाइन है, अगर इस में से सो, लेकिन अब लग रहा है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, क्या कहेंगे?
नहीं, मैं नहीं समझता सच कोई मेन पॉइंट से फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। देखें, हमेशा जब कानून बनते हैं, चीजें बनती हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। 18th अमेंडमेंट जो हमने पास किया, उसके बाद 19th अमेंडमेंट, इसमें अगर आप समझते हैं कोई चीज एज सच इसमें बेहतरी हो सकती है तो नई अमेंडमेंट आ सकती है। कोई इसमें वो नहीं है कि बिल्कुल आप कहें कि जी ये बिल्कुल इसमें वो नहीं होती। माजी में कुछ ऐसी चीजें हुई थी पीटीआई के दौर में जो एक मैसेजिंग हुई या आप कहें कि एक फिलर छोड़ा गया कि बिल्कुल ही सारे 18th अमेंडमेंट को शायद रोल बैक किया जाएगा, वो नहीं, वो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा दो टोक मौका था। बाकी चीजें देखें, किसी भी कानून में बेहतरी अगर अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी तजावीज आती है बेहतरी की, या हुकूमत की तरफ से या उनकी रियादी जमात की तरफ हो जाती है, तो उससे बेहतरी हो सकती है। इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन इसलिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मीन्स कि आपको एक ज्यादा तादाद में आपको अरकान जो है वो पार्लियामेंट चाहिए। लिहाजा इसमें वो बात नहीं है कि आप इस प्रेसिडेंट साहब की उस पर हम ये देखें कि जी वो बिल्कुल ही रोल बैक करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी पार्लियामेंट नहीं है, बहुत सी कानून साजियाँ भी होंगी। हमारी कोशिश होगी कि कानून साजी जो भी हो वो माजी की तरह यूनानिमस हो, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, इनका भी इनपुट लें, ताकि जो है अच्छी कानून साजी हो सके। अच्छा, चले इस पे कम से कम ज़ैन कुरैशी साहब, लचक तो जो है वो नज़र आ रही है। जब आपका वक्त था तो उस वक्त तो बिल्कुल ही जो है वो बड़ा एक हार्ड स्टांस था। देखिए जी, मेरा इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, रोल बैक शायद करने की जरूरत ना पड़े, बट रीविजिट जरूर करना चाहिए। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। आपने देखा कि एनएफसी अवार्ड के अंदर आप रेवेन्यू ऑफ द बैट प्रोविंसेस को दे देते हैं, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी नहीं है। या तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी इन्हांस करें, कैपेसिटी बिल्ड करें, ताकि वो उस टैक्स के दिए हुए पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है, बिकॉज मैं तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा हूँ फाइनेंस का 4 साल। ये हकीकत है कि फेडरल गवर्नमेंट जब तक अपना डेट रिसर्विस करता है और फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाहें अदा करता है तो फेडरल गवर्नमेंट वैसे ही खजाने में चली जाती है। तो डेट सारा इनके हिस्से में आ जाता है। या तो ऐसे कर दें कि जो सूबे हैं वो अपने हिस्से का जो डेट है वो उसका बर्डन भी शेयर करें, बट इट हैज़ टू बी रीविजिटेड। मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, वो ज़िया नहीं होना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन तकरीर की, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी जो मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व कर गई हैं, नीचे चली गई हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनका वफाक में क्या काम है? आप एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू खर्च रहे हैं, आप गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, तो उसको लीन होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको 18वीं तरमीम के अंदर आप रिविजिट कर सकते हैं। और जैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा, कोई भी कानून बनता है उसमें हमेशा निखार की और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो 18वीं तरमीम अब ये खुद आ गए हैं हुकूमत में, और क्योंकि इनका बेबी है और इतने प्रोटेक्टिव है उसके बारे में, इनको 18वीं तरमीम के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और उसको रिविजिट करना चाहिए। अच्छा अता तार साहब, क्या आप भी समझते हैं, ऑब्वियसली जो चैलेंजेस हैं हमारे वो बहुत मैमथ चैलेंजेस, मुझे ये बताइए क्या आप समझते हैं कि रिविजिट होना चाहिए 18वीं तरमीम को? बिकॉज ये तो एक बहुत एक लॉजिकल व्यू पॉइंट है कि वाकई जब तक सारी चीज़ें जो हैं वो तनख्वाहें होती हैं और डेट सर्विसिंग होती है तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल 18वीं तरमीम के बाद जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी थी डिपार्टमेंट्स की और इंस्टीट्यूशंस की, वो मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाई। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सूबों को जानी चाहिए और वो नहीं जा पाई। तो मैं तो इसका बिल्कुल हामी हूं, और मैं ये समझता हूं कि ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं ये खत्म होने चाहिए। बहुत सारे एरियाज ऑफ कंफ्यूजन और ग्रे एरियाज रह गए हैं। जैसे हमें पता है कि फूड सिक्योरिटी है, विच इज एग्रीकल्चर, और हायर एजुकेशन है। ये अब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद की हद तक इस पे अथॉरिटी है। सिर्फ कुछ पॉलिसी मेकिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास रह गई है, मगर जो प्रॉपर डेवोल्यूशन थी, जो इन्विजन थी 18th अमेंडमेंट में, वो शायद नहीं हो पाई। तो उसके लिए जरूर मैं प्राइम साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा और एक फोरम जरूर बनाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है वो एग्जिस्ट करती है चीजों के लिए। तो ये सीसीआई के एजेंडे पे भी आना चाहिए, वहां पे भी ये बात होनी चाहिए। और जो एनएफसी अवार्ड है उस हवाले से भी मजीद उसमें बेहतरी लाने की भी बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल 18th अमेंडमेंट को लेटर एंड स्पिरिट में उसकी मुकम्मल जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे एक जो और चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिस पे आपके इस वक्त इत्तेहादी जो हैं वो भी अता तार साहब बहुत बात कर रहे हैं,
वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जो बात हो रही है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, एमक्यूएम इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो ये कह रही। खैर हर दफ़ा माजरत के साथ एमक्यूएम के जो है मुतालबात जो हैं वो 3 मुतालबात के साथ आते हैं, जिस गवर्नमेंट पे भी जाते हैं, और जिस वक्त निकलना होता है तो कहते हैं जी वो पूरे नहीं हुए, तो लेट्स सी कि क्या है। लेकिन यू नो ऑल सेड एंड डन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो इशू है। जब तक ये हमारी जो हुकूमतें हैं वो गली मोहल्ले तक नहीं जाएंगी, और ज़ाहिर है MNA MPs तो नहीं जा सकते, तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको किसी को एम्पावर करने का उसका किसी का जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज फिर आपकी जो एक फीफडम है अपने हल्के पे वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, एक तो ये बात है, लोकल गवर्नमेंट्स को अगर हमने इम्प्रूव करना है तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो जिस मुद्दत के लिए उनका इंतखाब होता है, कोई भी गवर्नमेंट आए, हम आए हमने उनको घर भेज दिया, हमारे मुखालिफ आए उन्होंने हमारे वालों को घर भेज दिया। देखिए, जब तक आप वो सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे, तसलसल नहीं होगा, तब तक लोकल गवर्नमेंट कभी भी एम्पावर नहीं होंगी। अब देखिए, सूबों के पास इख्तियार है कि हर सूबे ने अपना लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाना है जी, उन्होंने उसके मुताबिक इख्तियार देने हैं, मगर सूबाई हुकूमतों में ये एक सोच है कि वो अपनी पावर शेयरिंग नहीं करना चाहती। हालांकि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ें जिसमें उन्होंने ये कहा कि LDA भी कोई काम नहीं कर सकता, तमाम तरक्याती काम जो है लोकल गवर्नमेंट के जरिए होने हैं, आइन और कानून की भी ये मंशा है, तो एक तो हम ये तहैया करें, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे चार्टर करें कि हम मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती इदारे बनाने के लिए अच्छी कानून साजी करेंगे, और दूसरा ये कि जब हम हुकूमत में आएंगे सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे, हम बल्दियाती इदारों को खत्म नहीं करेंगे, उनको घर नहीं भेजेंगे प्रीमेच्योरली। ये और उनको फंड्स भी देंगे, क्योंकि वो बेचारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हो तो गए इलेक्शंस और फंड्स भी नहीं मिलते थे। हमने डॉक्टर साहिबा, जिस तरह NFC होता है, हमने PFC बनाया था जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था, जिसके तहत आबादी पे बेस करके हर जिला काउंसिल को, म्यूनिसिपल कमेटी को, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जो है वो फंड का शेयर अकॉर्डिंगली उसका डिफाइन किया गया था एक साइंटिफिक फॉर्मूले के तहत। तो मैं समझता हूं कि वो ऑलरेडी सिस्टम एक मौजूद है। मसला अमल दरामद का है, मसला सोच का है। अगर हम ये तहैया कर लें और उसके बाद हम इंश्योर कर लें कि ये बल्दियाती इदारे ना सिर्फ अपनी मुद्दत मुकम्मल करें, बल्कि एक कानून साजी जो की जाए वो उनको बाइख्तियार बनाने के लिए की जाए, तो ये जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी और MNA MPs का भी बोझ कम होगा। चले, ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कुछ फैसल साहब की तरफ आती हूँ, लेकिन जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट देता हूँ जी। लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, थर्ड टायर गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, हम सब इस बात को मानते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, एम्पावरमेंट की अता ने भी बात कर दी। हम एक बड़ी यूनिक पोजीशन में आ गए हैं। पोजीशन यूनिक इस तरीके से हो गई है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो बड़ा स्प्लिट दिया है। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत दे दी है, PMLN को पंजाब में हुकूमत दे दी है, तहरीक इंसाफ को KPK में हुकूमत दे दी है। अब हम वाकई ही कहते हैं कि जी डिलीवरी करनी है इस दफ़ा, परफॉर्मेंस का दिखानी है इस दफ़ा, उस परफॉर्मेंस और डिलीवरी का बुनियादी ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, थर्ड टियर गवर्नेंस। हमें डिवॉल्व करना पड़ेगा, पावर नीचे देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नीचे देनी पड़ेगी, अगर तो हम गवर्नेंस और डिलीवरी के बारे में उसमें बड़ा मसला है, बड़ा उसमें मसला है। अब आप देखें पीपल्स पार्टी और जिस वक्त पीपल्स पार्टी सूबाई गवर्नमेंट में थी और लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है MQM जीत गई, ये मैं पिछली दफ़ा की बात कर रही हूँ, तो बहुत मसला जो है वो आता रहा। ठीक है, लाइकवाइज आई मीन यू नो वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट, बट आपका भी जैसे आपकी हुकूमत आई, आते ही पंजाब में आपने जो है वो लोकल गवर्नमेंट रोल बैक कर दिया, आपने कहा इनको जो है वो घर भेज दें, जिसका अता साहब जिक्र भी कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि हम वो कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज की जरूरत है कोएग्जिस्ट करना। आज का आपका मैंडेट ऐसा है कि अगर आप बट यू हैव टू, यू डोंट हैव अ चॉइस, या आपको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि आपको इतना स्प्लिट मैंडेट मिल गया है अक्रॉस द कंट्री, उसका एक तरीका ये होगा कि आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है, और आपने लातादाद दफ़ा इमरान खान साहब को सुना है कहते हुए कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मैं फौरन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराऊंगा। हर किसी को ये करना चाहिए। माई पॉइंट वॉज इफ वी आर एक्चुअली सीरियस अबाउट डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस, उसका तरीका ही लोकल गवर्नमेंट के थ्रू है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए, वो जो भी जीतता है अवाम जिसको भी मैंडेट देती है वो अगला चैप्टर है, बट डिलीवरी और परफॉर्मेंस आपकी जो है MNA MPA नहीं कर सकता, वो लोकल गवर्नमेंट नहीं जा सकता, गली मोहल्ले तक वो नहीं जा सकता। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका इस वक्त जो मॉडल चल रहा है
कराची में वो फिलहाल इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो डिलीवर कर रहे हैं, आपके मेयर जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये अभी इस वक्त हम मांगी है क्योंकि दोनों साइडों पे जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मुर्तज़ा वहाब साहब अगर ना हो और वहाँ पर अगर फारूक सत्तार साहब हो तो चीज़ें उस तरह नहीं चलेंगी। जो ये हम बात कर रहे हैं कि हम मांगी जो है वो होनी चाहिए या एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये क्या हम कर पाएंगे लोकल गवर्नमेंट में? बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है। देखिए, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के मैंडेट का मैं समझता हूँ कि एहतराम करना पड़ेगा। एक्सेबिलिटी होगी तो हम एक दूसरे को रास्ता देंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर मैं यहाँ पर बैठूँ कि मैं अपने दोनों जो कोलीग मेरे बैठे हुए हैं इनको एक्सेप्ट नहीं चाहता और मैं सिर्फ मैं ही हूँ, तो चीज़ नहीं चल सकती। या इन दोनों में से कोई एक कहे कि जी मैं हूँ और बाकी दो नहीं है, तो चीज़ चल नहीं सकती। हमें इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी समझता हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस PTI के पास है, इनको फेडरेशन के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंस है वो दहशतगर्दी का भी शिकार है, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप फेडरेशन के साथ एलाइट में नहीं रहेंगे, फेडरेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे एक इलेक्शन का फेज है वो गुजर चुका है, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और मैं ना मानने वाली बात करेंगे तो नुकसान आखिरकार जो है वो सियासतदानों का और इस मुल्क का होगा। सही। अच्छा, आखिर में बिल्कुल बिफोर वी गो, आपका कल एक एहतजाज भी है, ठीक है? मुझे ये बताइए कि ये एहतजाज जो है, आपने पहले कहा कि आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए, बट इफ़ आई मे से सो, आपकी टोन और बाकियों की टोन बहुत डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस में भी अगर मैं मरवत साहब से कंपेयर करूं या हॉक्स एंड डव्स का जो कॉन्सेप्ट है हर पॉलिटिकल पार्टी में, सो यू आर वेरी डिफरेंट। मुझे ये बताइए कि एक टाइम पे जहाँ ऑलरेडी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की अगले दिन हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी कोई भी जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो है अगर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया तो फिर चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं, और ये हुआ है माजी में भी। अब आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट से? देखिए, जहाँ तक तो आपने हॉक्स एंड डव्स की बात की वो हर जगह होते हैं, बट अब आपने खुद ही मेंशन कर दिया जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का बयान था, दैट वाज वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस कि मैं आई विल बी रूथलेस। शी डिड से कि अगर आइन और कानून को अगर हाथ में लिया, कोई आइन और कानून को हाथ में नहीं ले रहा। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज प्रोबेबली shown more street power than any other political party in this country in the recent past. नहीं, recent past में आप देखें ना कि 9 मई भी हो गया, 25 मई को जो है वो दरख्त भी जले। हम तो कहते ही हैं कि हमने तो कभी गमला नहीं तोड़ा, ये 9 मई कैसे हो गया, हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दरख्त जले वो क्या हुआ? माय पॉइंट इज कि आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। हमारे ऊपर आप देखिए ना, वो अता फिर कहेंगे कि क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारे पे इतने मैसिव डाके डले हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं, अपना रोना रोए तो कहाँ रोएं। अब इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले इस किस्म के आ जाते हैं कि इंसान का एतबार उठने लग जाता है। मतलब ये जो रिजर्व सीट्स पे फैसला किया है, हमें 23 सीटें ना देना एक बात है, ये क्या जवाब है कि उन सीटों का बंदर बांट जो है और जमातों में कर देना। फिर पेशावर हाई कोर्ट एक स्टे दे, पाकिस्तान का कोर्ट है ना, पेशावर हाई कोर्ट स्टे दे रहा है, उस स्टे के बावजूद भी आप मेंबरों को जो है हलफ उठवा रहे हैं। बट उसका इतलाक जो है वो सिर्फ ये केपी तक किया जा रहा है। मैंने लीगल एक्सपर्ट से भी बात की है। हाँ। पॉइंट इज कि जब आप CBMs की बात करते हैं, जब आप एक दूसरे के मैंडेट को, जैसे अभी फैसल भाई ने बड़ी अच्छी बात की, जब एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने की बात करते हैं, कौन सी क़यामत आ रही थी? स्पीकर वो था, आपने इलेक्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर वो था, आपने इलेक्ट कर लिया, सदर वो आपने इलेक्ट कर लिया। इन 23 सीटों के ऊपर अगर आप रुक जाते 4 दिन, कौन सी क़यामत आ रही थी? पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ऑनर कर देते। तो उस चीज को, वो जो एक आप अच्छा एक कदम उठाते हैं, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। चले, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आज बड़ी अच्छी बातें हुई, कम से कम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मेरे तीनों मेहमानों ने बड़ी मुस्बत और पॉजिटिव चीज़ें कही। लेट्स होप कि इसकी जो है ना एक कास्ट जो है वो हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी नजर आए। यंग पॉलिटिशियंस है हमारे, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। लेट्स होप कि ये रिफ्लेक्ट भी करे हमारी पार्लियामेंट में और वहाँ से अवाम के मफाद में कोई फैसले हों। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।